हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अनीश अग्रवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीए इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट के अंदर हम लोग प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 10 है हमारे आईसीएआई मॉड्यूल का। चलिए, हमने बेसिक प्रोसेस अकाउंट के बारे में बात कर ली थी। हमने नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उनके अकाउंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं ये भी डिस्कस कर लिया था। साथ में सेल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अगर की जाए तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया था। और लास्टली अपन ने प्रोसेस स्टॉक के बारे में बात की थी। मैंने 3 तरह के स्टॉक आपको बताए थे प्रोसेस के अंदर हो सकते हैं। एक रॉ मटेरियल का स्टॉक, मतलब स्टॉक ऑफ यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक या यूं कहूं फिनिश गुड्स का स्टॉक, स्टॉक ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन सेम प्रोसेस। और तीसरा वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज सेमी फिनिश यूनिट्स, ऐसे यूनिट्स का स्टॉक जो पूरी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आज हमारा मेन डिस्कशन का टॉपिक भी वर्क इन प्रोग्रेस की अकाउंटिंग और उसका वैल्यूएशन है। इसको मैं प्रोसेस 2 के नाम से बुलाता हूं। तो चलिए, प्रोसेस 2 यह हमारा चैप्टर नंबर 10 ही है आईसीआई मॉड्यूल का, जो कि है प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। उसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज प्रोसेस 2 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। व्हाट इज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, हम ये डिस्कस करेंगे और उसकी अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अगर हमारा कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है ये हम डिस्कस करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कुछ ऐसी यूनिट्स जो पूरी तरह तैयार नहीं हुई प्रोसेस के अंदर, अभी तक उन पर पूरा काम नहीं हुआ, मटेरियल पूरा नहीं लगा, लेबर पूरी नहीं लगी, ओवरहेड पूरा नहीं लगा, कुछ प्रपोर्शन अपन काम कर चुके हैं पर अभी कुछ वर्क करना बाकी है, उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए, प्रोसेस अकाउंट एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाया जाता है। 1 महीने के लिए बना सकते हैं, 1 वीक के लिए बना सकते हैं, 1 साल के लिए बना सकते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट को वैसे बना सकते हैं। नॉर्मली एनुअली बनाते हैं। तो मान लीजिए अपन एनुअली प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं और साल के एंड में जो हमने यूनिट डाली थी इनपुट के रूप में, मान लीजिए अपन ने 10,000 यूनिट इनपुट के रूप में डाली प्रोसेस में, 8,000 यूनिट तो पूरी तरह तैयार होकर फिनिश गुड्स के रूप में आ गई। 2,000 यूनिट अभी प्रोसेस के अंदर ही है, मतलब उन पर पूरा काम नहीं हुआ, वो सेमी फिनिश्ड है, कुछ ही मटेरियल, लेबर और ओवरहेड लगा है। तो ऐसे केस में उनका वैल्यूएशन अकाउंटिंग कैसे की जाएगी वही हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अकाउंटिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अपन देखने जा रहे हैं। पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वर्क इन प्रोग्रेस का। वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखिए आपके सामने है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इज डेबिटेड इन प्रोसेस अकाउंट। आपको प्रोसेस अकाउंट याद है, सेम वही फॉर्मेट रहता है। प्रोसेस अकाउंट के फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, बस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी डेबिट साइड में आ जाएगा अगर कोई है तो। यानी पिछले साल जो आपके लिए यूनिट्स इनकम्प्लीट रह गई थी, जो डब्ल्यूआईपी रह गया था क्लोजिंग लास्ट ईयर का, वो इस साल का ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हो जाएगा और वो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। और इस साल जो यूनिट्स पूरी तरह तैयार नहीं हुई वो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दिया जाएगा। कैसे शो करेंगे, चलिए एक बार फिर से प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। यहां पे एक फॉर्मेट बनाया है, बिल्कुल एक नॉर्मल फॉर्मेट जो हम पहले भी देख चुके हैं हमारे नोट्स के अंदर, हमारे पहले की वीडियो लेक्चर्स के अंदर। प्रोसेस 2 अकाउंट जो कि आपके सामने है। पर्टिकुलर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। रेट का कॉलम ऑप्शनल होता है, बनाए नहीं बनाए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर अभी बना रखा है मैंने, एक बार हमेशा बनाता हूं मैं। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट देख रहे हैं आप, ठीक है। आप जानते हैं प्रोसेस अकाउंट में सारे खर्चे डेबिट करने होते हैं, कर रखे हैं। प्रोसेस 2 है तो प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है प्रोसेस 2 का इनपुट रहा होगा, तो इसीलिए 2 प्रोसेस 1 अकाउंट लिखा हुआ है। मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हैं सब डेबिट हो जाएंगे। कोई भी आपके लिए नॉर्मल लॉस है वो क्रेडिट हो जाएगा, अबनॉर्मल लॉस है तो क्रेडिट हो जाएगा कॉस्ट पे, अबनॉर्मल गेन है तो डेबिट हो जाएगा। और बैलेंसिंग फिगर अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं।
यहां पे अपन कह रहे हैं, अभी तक आपने कुछ क्वेश्चन देखे थे, वहां पे क्लियरली लिखा होता था कि देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस। नहीं भी हो तो अपन को मालूम है नहीं है, अगर होता तो देगा क्वेश्चन में। अब अपन क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस कर रहे हैं जहां पे वर्क इन प्रोग्रेस की अपन को इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि ओपनिंग WIP 1000 यूनिट है, क्लोजिंग WIP 2000 यूनिट है। तो ऐसे केस के अंदर ओपनिंग WIP की वैल्यू तो हमें गिवन होगी, क्लोजिंग WIP की वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ अकाउंट्स में किस तरह प्रेजेंट करते हैं ये बात कर रहे हैं। तो ओपनिंग WIP जो भी होगा, जो लास्ट ईयर से आपके लिए आगे कैरी फॉरवर्ड होके आया है, वो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। देख लीजिए, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में आ गया। क्लोजिंग WIP प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा। याद रखिएगा, ओपनिंग WIP की वैल्यू आपको गिवन होगी हमेशा, तो वो तो सीधे सीधे डेबिट हो जाएगी। क्लोजिंग WIP की वैल्यूएशन आपको करना पड़ेगा, वो कैसे करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, और उसको प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ऑब्वियसली मैंने 2 बाय नहीं लिखा है, पर आपके लिए ओपनिंग WIP 2 ओपनिंग WIP लिखकर आपके लिए डेबिट साइड में आएगा, और क्लोजिंग WIP बाय क्लोजिंग WIP लिखकर क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से WIP को प्रेजेंट करना है। तो ये तो बड़ा इजी हो गया। ओपनिंग WIP की वैल्यू भी दे रखी होगी, पर इतना इजी नहीं है, हमें क्लोजिंग WIP का वैल्यूएशन करना पड़ेगा पहले, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन होगी उससे। अब ये WIP की वैल्यू कैसे निकाली जाती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कि वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। ये आ गया वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। फॉर वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, सच पार्टली फिनिश यूनिट्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट फिनिश यूनिट्स। जो भी पार्टली फिनिश यूनिट्स है, सेमी फिनिश यूनिट्स है, उनको इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फिनिश यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल समझो, बड़ा सिंपल है, आगे भी डिस्कस करता रहूंगा इसको। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 आधी आधी बनी हुई यूनिट है। आधी आधी मतलब उसमें सारा खर्चा आधा लग चुका है, 50% खर्चा लग चुका है। तो उन दोनों को मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि उन पे खर्चा, जो कॉस्ट लगी है, वो एक पूरी कंप्लीटेड यूनिट के बराबर लगी है। जैसे मान लो एक पूरी यूनिट बनाने के लिए 10 रुपए का खर्चा हमारे को लगता है, और हमारे पास 2 WIP की यूनिट्स हैं। एक पे 5 रुपए लग चुके हैं, दूसरे पे 5 रुपए लग चुके हैं। तो दोनों की कॉस्ट मिला के 10 रुपए तो बोल ही सकता हूं। मैं बोल सकता हूं दोनों WIP की यूनिट्स मिलाकर एक कंप्लीटेड फिनिश गुड्स के बराबर कॉस्ट लग चुकी है, और इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्या होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन? चलिए देखते हैं, ये सामने आया आपके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट यूनिट्स और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स मींस कन्वर्टिंग द इनकम्प्लीट प्रोडक्शन यूनिट इनटू इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट। जो इनकम्प्लीट यूनिट्स हैं, WIP यूनिट्स हैं, सेमी फिनिश यूनिट्स हैं, पार्टली कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, उनको फुल्ली कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर करना, कि उन पे जो कॉस्ट लगी है पार्टली कंप्लीटेड यूनिट्स पे, वो कितनी फुल्ली कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। एक बार फिर से बता रहा हूं, इक्विवेलेंट यूनिट्स और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स मींस कन्वर्टिंग द इनकम्प्लीट प्रोडक्शन यूनिट इनटू देयर इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स। उनको इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इसी को अपन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बोलते हैं। इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट कैसे निकालेंगे? बड़ा इजी है। जितने WIP यूनिट्स है वो कितने परसेंटेज कंप्लीट होगी, मल्टीप्लाई करके अपन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकाल सकते हैं। 10,000 यूनिट WIP है, सारी 40% कंप्लीट है, तो अपन कह सकते हैं 10,000 इंटू 40%, वो 4,000 कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर हैं। हाँ या ना? बड़ा सिंपल है, ठीक है। जैसे एक सरल एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे लिए 10 यूनिट WIP निकल के आई, सब 40% कंप्लीट है, सब 40% ठीक है। कितनी यूनिट निकल WIP निकल कंप्लीट? एक में 10 का 40% आएगा, 4 तो 4 यूनिट हट चुका है, इसका चुका WIP। तो मैं एक नहीं कह सकता क्या कि ये 10 WIP की यूनिट्स 4 फुल्ली कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर है?
दोनों की कॉस्ट सेम है, इसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चलो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को और समझने की कोशिश करते हैं। तो यह आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को अपन बात करने जा रहे हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन देखो आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिया है। एक यूनिट आधी फिनिश्ड है, यूनिट मान लिया पानी का गिलास मान ले आधा भरा हुआ है, प्लस एक और गिलास या एक और यूनिट आधी कंप्लीटेड या एक और गिलास आधा भरा हुआ। अब ये दो आधी कंप्लीटेड यूनिट या दो आधे भरे हुए पानी के गिलास किसके बराबर माने जा सकते हैं? ये माने जा सकते हैं एक फुल्ली कंप्लीटेड यूनिट के बराबर, क्योंकि दोनों को जोड़ दूं तो किसके बराबर हो जाते हैं? ये एक पूरी कंप्लीटेड यूनिट या पूरे भरे हुए पानी के गिलास के बराबर हो जाते हैं। ये समझाने के लिए डायग्रामेटिकली मैंने आपको बताया। तो चलिए आगे बात करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कैसे करते हैं? फॉर वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। कौन कौन से स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वर्क इन प्रोग्रेस के वैल्यूएशन के लिए? 3 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, याद रखने हैं। वर्क इन प्रोग्रेस के वैल्यूएशन के लिए कितने स्टेटमेंट बनाए जाते हैं? 3 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। ये 3 स्टेटमेंट कहेगा नहीं क्वेश्चन में, कह भी सकता है, नहीं कहे तो भी WIP है तो वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, ताकि आप WIP की वैल्यू निकाल सको, फिर प्रोसेस अकाउंट बना सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको WIP दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, आपको कुछ नहीं बोला स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो भी WIP के वैल्यूएशन के लिए आपको जो वर्किंग नोट होते हैं उसके अंदर ये 3 स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। कौन कौन से 3 स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे? लीजिए, सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, दूसरा सेकंड क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, और तीसरा है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन और इवैल्यूएशन। ये 3 स्टेटमेंट बनाने हैं। ये 3 स्टेटमेंट कैसे बनाने हम समझेंगे। अभी मेनली अपन फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं, खासकर फर्स्ट और लास्ट थोड़ा बड़ा है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। कौन कौन से 3 स्टेटमेंट बनाने होते हैं WIP के वैल्यूएशन के लिए? पहला कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, दूसरा कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, और तीसरा कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन और इवैल्यूएशन। तो हम एक एक करके इनके फॉर्मेट्स के बारे में बात करेंगे, और फिर बिल्कुल क्लियरिटी न्यूमेरिकल से पहले नहीं आएगी, मैं पहले बता दूं। अभी आपको सिर्फ जो फॉर्मेट बता रहा हूं उनको ध्यान रखना है, लॉजिक पूरी तरीके से न्यूमेरिकल में एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। पर पहले फॉर्मेट ध्यान रखना है, आपको याद रखना है कि किस तरीके से अपन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लॉजिक सारे क्लियर हो जाएंगे, पर उसके लिए थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये तीनों स्टेटमेंट आप जो बना सकते हैं, ये तीनों स्टेटमेंट भी 2 तरीके से प्रोसेस फ्लो को मानते हुए बनाए जा सकते हैं, या सिंपल शब्दों में कहूं, ये तीनों स्टेटमेंट 2 मेथड से बनाए जा सकते हैं। एक बार फीफो मेथड मानते हुए कि हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो फीफो मेथड अडॉप्ट करके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले जो यूनिट आती है उन्हें पहले बनाते हैं, बाद में जो यूनिट आती है उन्हें बाद में बनाते हैं। तो फीफो यूनिट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, नाम तो सुना ही होगा। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगी प्रोडक्शन में यूनिट्स उन्हें पहले बनाया जाएगा, और जो बाद में आएगी यूनिट्स उन्हें बाद में बनाया जाएगा। इस मेथड को क्या बोलते हैं? फीफो मेथड बोलते हैं। दूसरा मेथड कौन सा हो सकता है? वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में मानते हैं कि कोई पहले कोई बाद में नहीं, सारी यूनिट्स एक साथ एक बार में तैयार हो रही हैं, और इस मेथड को क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज। तो प्रोडक्शन फ्लो 2 तरीके से मानते हुए प्रोसेस के अंदर ये स्टेटमेंट बनाते हुए वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस किया जा सकता है। कौन कौन से 2 तरीके से मान सकते हैं प्रोडक्शन फ्लो? पहला, फीफो मेथड से आपके लिए प्रोडक्शन फ्लो चल रहा है प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर, और दूसरा वेटेड एवरेज की मदद से आपके लिए, वेटेड एवरेज से अपन यहां लिए प्रोडक्शन फ्लो चल रहा है प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर। तो चलिए देखते हैं पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। लीजिए कौन सा है फर्स्ट मेथड? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें अज्यूम करते हैं कि पहले जो यूनिट आएंगी वो पहले बनेंगी। अभी इस अजम्पशन का क्या मतलब है यहां पे समझिए। हम प्रोसेस के अंदर 2 तरह की यूनिट डालेंगे इसके अंदर, एक ओपनिंग WIP, पार्टली फिनिश यूनिट, सेमी फिनिश यूनिट, जो कि पिछली बार क्लोजिंग थी वो पूरी तरह तैयार नहीं हुई थी, तो अब की बार प्रोसेस में डालेंगे तो वो ओपनिंग WIP के रूप में जाएंगी, वो आएंगी। और दूसरा, पिछले प्रोसेस से जो ट्रांसफर होके अब की बार यूनिट्स आएंगी।
जो आपके लिए नई यूनिट्स आपके लिए आएंगी। तो दो तरीके का इनपुट हो सकता है प्रोसेस के अंदर, एक ओपनिंग WIP का और एक यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस। फीफो मेथड में मानेंगे कि पहले ओपनिंग WIP कंप्लीट हुआ है, क्योंकि अपने पास पहले से पड़ा था WIP वाला, और फिर जो यूनिट अब की बार डाली है प्रोसेस के अंदर वो कंप्लीट हुई है। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बताता हूं फीफो मेथड में कैसा अजम्पशन होता है। मान लीजिए कोई प्रोसेस 2 है, उसमें 2000 यूनिट ओपनिंग WIP पड़ा हुआ है हमारे पास, 2000 यूनिट ओपनिंग WIP पड़ा हुआ है। प्रोसेस 1 से 10,000 यूनिट तैयार होके आई। प्रोसेस 1 से कितनी यूनिट तैयार होके आई? 10,000 इनपुट के रूप में। याद रखिएगा, एक प्रोसेस का आउटपुट अगले के लिए इनपुट होता है, ये बार बार बताने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो प्रोसेस 1 से आया मटेरियल 10,000 यूनिट का, टोटल कितना हो गया? 12,000 यूनिट। 2,000 यूनिट ओपनिंग WIP वाली और 10,000 यूनिट वो जो कहां से ट्रांसफर होकर आई है? प्रोसेस 1 से ट्रांसफर होकर आई है, टोटल 12,000 होगी। अब क्वेश्चन कहता है 7,000 यूनिट कंप्लीट होकर नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दी। कितनी यूनिट कंप्लीट करके अपन ने नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दी? 12,000 में से 7,000 यूनिट। तो सर बची हुई क्या हुई? बची कितनी? 12,000 में से 7,000 गई तो 5,000 यूनिट बची। इसका क्या? ये WIP के रूप में बच गई या लॉस हो गया, जो भी हो गया, मान लेते हैं WIP के रूप में बच गई, अभी लॉस नहीं लेते। तो जो 7,000 यूनिट पूरी तरह कंप्लीट होकर अगले प्रोसेस में गई है, फीफो मेथड में एज्यूम करेंगे पहले 2,000 यूनिट ओपनिंग वाली कंप्लीट करी है और 5,000 यूनिट अब की बार जो प्रोसेस 1 से आई थी 10,000 उनमें से कंप्लीट होकर आगे गई है, और क्लोजिंग WIP में 5,000 जो बची हुई है वो अब की बार जो प्रोसेस 1 से आई थी 10,000 उसमें से बची हुई है। ये फीफो मेथड जिसमें मानते हैं कि पहले ओपनिंग WIP कंप्लीट होकर अगले प्रोसेस में जाएगा, फिर यूनिट इनपुट कंप्लीट होकर अगले प्रोसेस के अंदर जाएंगी। इस मेथड को क्या बोला? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले है वो पहले तैयार होकर आगे जाएगा, इसको अपन फीफो मेथड कहते हैं। फीफो मेथड में 3 स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन से 3 स्टेटमेंट बोले थे, नाम याद करें। पहला कौन सा था? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। दूसरा कौन सा था? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। और तीसरा स्टेटमेंट कौन सा था? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन या स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। देखिए तीनों स्टेटमेंट एक साथ आज नहीं बता रहा मैं, आज सिर्फ मैं आपको पहला स्टेटमेंट बता रहा हूं और आपका काम है स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना, इसका फॉर्मेट कॉपी में बनाना, याद रखना। लॉजिक्स धीरे धीरे आपको एक क्वेश्चन कराते हैं बिल्कुल समझ में आ जाएगा, पर पहले रिक्वायरमेंट क्या? फॉर्मेट समझे स्टेटमेंट्स का, कैसे वैल्यूज डालते हैं ये समझे। तो पहला स्टेटमेंट आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं फीफो मेथड के अंदर, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। लीजिए आपके सामने आ गया। ये स्टेटमेंट का साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो इसको एक काम करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को साइड में कर देते हैं, इसको साइड में लगा देते हैं नाम को, ताकि जगह मिल जाएगी हमारे को बनाने के लिए। तो चलिए ये आपके सामने फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। देखिए फॉर्मेट में 3 मेजर कॉलम, ध्यान से देखेंगे 3 मेजर कॉलम, इनपुट, आउटपुट और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कौन कौन से 3 मेजर कॉलम है इस फॉर्मेट के अंदर? पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये क्वांटिटी में बनाया जाता है, ये भी याद रखना। हमें सिर्फ क्वांटिटी निकालना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, कि कितनी यूनिट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हुई। सर हम बड़ी आसानी से तो निकाल सकते थे, 10,000 यूनिट 40% कंप्लीट है तो 4,000 यूनिट आपके लिए बनके तैयार हुई इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये इतना आसान नहीं है। अभी तक मैंने जो एग्जांपल लिए थे क्रूड एग्जांपल्स थे, उसमें मैंने मान लिया कि मटेरियल भी 40% लगा है, लेबर भी 40% लगी है, ओवरहेड भी 40% लगा है, ओवरऑल एक यूनिट 40% कंप्लीट हुई है। पर ऐसा नहीं होता। मटेरियल लग गया 70%, लेबर लग गया 50%, ओवरहेड लग गया 30%, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी अलग अलग आएगा। इसीलिए आप देखिए इस फॉर्मेट के अंदर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाले कॉलम में 3 पार्ट हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? पहला मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा ओवरहेड। 3 पार्ट आपके सामने हैं और हर पार्ट में फिर 2-2 कॉलम है, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट, यानी कितना परसेंट काम हुआ है मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल लेंगे और अंत में टोटल लगा लेंगे। सर ये तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला कॉलम हो गया। इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट सिर्फ ये हिसाब रखने के लिए कि कितनी यूनिट डाली थी और वो कैसे कैसे कंप्लीट हुई। ये एक तरीके से अगर समझना चाहूं तो प्रोसेस अकाउंट का इनपुट यानी कि डेबिट साइड अमाउंट छोड़ते हुए
प्रोसेस अकाउंट का डेबिट साइड क्वांटिटी ले और पर्टिकुलर्स ले। पर्टिकुलर्स में भी वही चीजें जिसमें कुछ क्वांटिटी जा रही हो, और आउटपुट मतलब प्रोसेस अकाउंट का क्रेडिट साइड, जहां जो क्वांटिटी लिखी है, जितनी इतनी क्वांटिटी लिखी है वो लिखने के लिए, सिंपल याद रखने के लिए। अच्छा, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या क्वांटिटी आ सकती है? सर यूनिट इनपुट ही तो आती थी, अब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और आ सकती है, जैसा मैंने एग्जांपल में बताया। तो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में दो चीजें आ सकती है क्वांटिटी में, एक ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, एक यूनिट इनपुट या यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस। एक ही बात, इनपुट यूनिट, प्रीवियस प्रोसेस का आउटपुट ही तो इनपुट है। तो आप इनपुट में डेबिट साइड में दो क्वांटिटी लिखेंगे। पहला ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लीजिए, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की यूनिट, जैसे मेरे एग्जांपल में 2000 यूनिट थी तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 2000 लिख दी। फिर यूनिट इनपुट जो प्रीवियस प्रोसेस से रिसीव हुई, मान लो 10,000 है तो 10,000 लिख ली, ये आ गया। टोटल लगा लेंगे, यानी टोटल प्रोसेस में आपने 12,000 यूनिट डाली। अब 12,000 यूनिट डाली, इसके बाद कितनी यूनिट तैयार होकर अगले प्रोसेस में जा रही है, ये क्वेश्चन में आपको दे रहा होगा। जैसे मान लीजिए 7,000 यूनिट जा रही है, तो इस 7,000 में से कौन सी यूनिट कंप्लीट हो रही है? एक तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कंप्लीट हो रही है, तो पहला कॉलम लिखेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कंप्लीटेड, जो 2,000 यूनिट ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की कंप्लीट हो रही है एग्जांपल में। फिर यूनिट इनपुट एंड कंप्लीटेड, जो पहली बार इनपुट करी और जो कंप्लीट हुई वो लिखेंगे 5,000। टोटल लगा लेंगे, टोटल यूनिट कंप्लीट होकर अगले प्रोसेस में कितनी ट्रांसफर हो रही है? 7,000। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, 7,000 यूनिट जा रही है। हमने से बाइफर्केशन किया कि फीफो मेथड के अकॉर्डिंग पहले कौन सी जा रही होंगी? ओपनिंग वाली कंप्लीट होकर जा रही होंगी, फिर यूनिट इनपुट में से जा रही होंगी, टोटल 7,000 यूनिट। फिर क्वेश्चन में अगर कोई नॉर्मल लॉस है तो उसकी यूनिट्स लिख लेंगे, कोई अबनॉर्मल लॉस है तो उसकी यूनिट लिख लेंगे, या अबनॉर्मल लॉस हो सकता है या अबनॉर्मल गेन हो सकता है, उसकी यूनिट लिख लेंगे। सर अबनॉर्मल गेन तो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में आता था, इसीलिए अबनॉर्मल गेन को यहां लिख तो आपके लिए आउटपुट में रहे हैं, पर नेगेटिव में लिख रहे हैं, माइनस में लिख रहे हैं। आप देखो रेड में लिखा है, ब्रैकेट लगाया है, यानी कि इसे माइनस करना है, नेगेटिव में। अपन ने इसको डेबिट की जगह किधर दिखा रखा है? क्रेडिट में ही दिखा रखा है, पर वैल्यू नेगेटिव में लेंगे, उल्टी साइड दिखा रखा है इसलिए। तो अब नॉर्मल गेन को माइनस में लेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी अभी बताया था, प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा तो वो उसकी यूनिट से लेंगे। टोटल लगा लेंगे, इनपुट और आउटपुट का कॉलम टोटल मैच होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। इनपुट और आउटपुट का कॉलम बिल्कुल मैच होना चाहिए। ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो खत्म होने के बाद या फिर वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मेट को कॉपी में बनाइएगा, और बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए अगली क्लास से पहले कि किधर क्या आता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या क्या आया इनपुट के अंदर? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, यूनिट इनपुट एंड यूनिट इनपुट या यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस। आउटपुट में क्या क्या आएगा आपके लिए? आउटपुट के अंदर यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, उसको दो पार्ट में बांटेंगे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कंप्लीटेड एंड यूनिट इनपुट एंड कंप्लीटेड, दोनों का टोटल लिखेंगे। फिर नॉर्मल लॉस की अगर कोई यूनिट्स है वो लिखेंगे, अबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स है वो लिखेंगे, अबनॉर्मल गेन है तो वो लिखेंगे, पर वो माइनस में लिखेंगे, क्योंकि अबनॉर्मल गेन वैसे तो डेबिट में आता था, पर यहां मैंने आउटपुट के साइड में दिखा रखा है तो माइनस में लिखेंगे। और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की यूनिट्स लिखी जाएंगी। तो दोनों इनपुट और आउटपुट का टोटल सेम आना चाहिए। कैसे ही चिंता मत करो, ये सब न्यूमेरिकल में मैं समझाऊंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपका भी फॉर्मेट ध्यान में रखना है। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के कॉलम बनेंगे, वो कैसे बनेंगे? इसमें आप परसेंटेज लिखेंगे कितना काम हुआ है और मल्टीप्लाई करके आप यूनिट्स निकालेंगे। ये कैसे लिखते हैं? ये बहुत जरूरी चीज है, इसको ढंग से समझना है। चलो देख लो कैसे दिखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कंप्लीटेड में परसेंटेज लिखेंगे और यूनिट से मल्टीप्लाई करके, आउटपुट की यूनिट से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की यूनिट निकाल लेंगे। ये परसेंटेज कितनी लेंगे ये समझो। अगर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में आपको कह रखा है मटेरियल 70% लग गया, तो ये तो लग चुका है पिछली बार ही, तो इसको अपन ने तैयार कर दिया, 100% पे लिया है, क्योंकि इसको कंप्लीट करके आगे ट्रांसफर कर दिया, फीफो मेथड मान रहे हैं। और पहले से डब्ल्यूआईपी यूनिट्स के ऊपर 70%, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पे 70% मटेरियल लगा था, तो अब की बार कितना परसेंटेज खर्चा होगा? 30%। तो यूनिट्स को 30% से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे। जैसे लेबर, हमें क्वेश्चन में दे रखा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में लेबर 60% लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है, पिछली बार लगा होगा, तभी तो डब्ल्यूआईपी कुछ लग चुका है। तो अब की बार और कितना लगेगा? क्योंकि अपन ने 100% कंप्लीट कर दिया, तो 40% और लगेगा।
तो अपन 40% लेबर में लिख लेंगे। जैसे ओवरहेड में दे रखा है 20% लगा हुआ था, पहले 20% लगा हुआ था, तो अब और कितना लगेगा 80%, वो लिख लेंगे। तो एक बात ध्यान में रखना, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के लिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालने के लिए जो परसेंटेज लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, देखिए मैंने लिख दिया है 100 माइनस परसेंटेज ऑलरेडी कंप्लीटेड, क्योंकि जो ऑलरेडी कंप्लीट है उसका खर्चा तो होना नहीं। अब तो कौन सा खर्चा होना है, उसको पूरा तैयार करने में जो खर्चा होगा वही आपके लिए इसमें आएगा, इसीलिए 100 माइनस परसेंटेज कंप्लीटेड। बस ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल कराऊंगा समझ में आ जाएगा। आगे सुनिए, फिर यूनिट इनपुट एंड कंप्लीटेड, ये तो वो यूनिट्स है जो पहली बार आई है, इन पे पहले से कोई खर्चा नहीं किया प्रोसेस के अंदर, जो भी सेकंड प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस है, जिसकी बात कर रहे हैं, तो इस पे तो आपकी बात पूरा खर्चा लगना है इस प्रोसेस के अंदर, तो इसमें हमेशा परसेंटेज बाय डिफॉल्ट, क्वेश्चन भी नहीं देगा, याद रखना है मटेरियल भी 100%, लेबर भी 100% और ओवरहेड भी 100%। इन दोनों का टोटल यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, अपन को अलग से और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन नहीं निकालना, क्योंकि इसका निकाल लिया अपन ने। नॉर्मल लॉस जितने भी यूनिट्स हैं कुछ नहीं लिखना, निल। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट गुड यूनिट एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए उसके लिए कुछ नहीं लिखना, निल। मैंने यहां पे येलो पे लिखा हुआ तो है लाइन, सिर्फ समझाने के लिए निल लिखना है, यहां पे हर जगह क्या लिखना है, निल लिखना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अबनॉर्मल गेन, अच्छा अबनॉर्मल लॉस, पहले अबनॉर्मल लॉस आ गया, ये आ गया आपके सामने। अबनॉर्मल लॉस या तो दे रखा होगा इतना परसेंट कंप्लीट होकर यूनिट टूटी है तो उतना परसेंटेज ले लेंगे एज गिवन, कि मटेरियल इतना 40% लग के यूनिट टूटी है, लेबर 20% लगा था, ओवरहेड 10%, तो 40, 20 और 10% ले लेंगे, यूनिट से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाल लेंगे। और अगर क्वेश्चन में अबनॉर्मल लॉस का परसेंटेज नहीं दिया तो 100% अपन मानेंगे कि पूरी तरह तैयार होके वो टूटी है और 100% लिया जाएगा। अब बात करें अबनॉर्मल गेन, अबनॉर्मल गेन ऑलवेज 100% लेंगे, क्योंकि अबनॉर्मल गेन मतलब जो एक्स्ट्रा यूनिट बन गई वो पूरी तैयार हुई है, इन पर कॉस्ट 100% लगी है, पर इसे नेगेटिव में लिखना है, इसे यहां से कॉस्ट को हटानी है, इसीलिए इनकी यूनिट्स को भी हमेशा किस में लिखना है, नेगेटिव में लिखना है। रेड कलर में लिखा है इसीलिए बताने के लिए नेगेटिव में, ब्रैकेट नहीं लगाया पर मान ले आपको नेगेटिव में लिखना है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का जितना परसेंटेज इस बार लग चुका है क्वेश्चन में गिवन होगा, एज गिवन उतना परसेंटेज लिख लिया जाएगा, मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाल लिया जाएगा। यह आपका फॉर्मेट हो गया स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ध्यान से देख लें हमारा फॉर्मेट किसका, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। 3 मेजर कॉलम, इनपुट आउटपुट, ये तो बड़ा आसान है, इनपुट आउटपुट, और एक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इनपुट आउटपुट को 2 पार्ट में बांटा, पर्टिकुलर्स और यूनिट, आउटपुट को भी पर्टिकुलर्स और यूनिट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को 3 मेजर पार्ट में, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। इसके 2 बाइफर्केशन, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में। अब सिंपली इनपुट के कॉलम में तो कितनी यूनिट डाल रहे हैं, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की यूनिट इनपुट की। आउटपुट के अंदर उन यूनिट्स का क्या हुआ, कुछ यूनिट कंप्लीट होकर ट्रांसफर हो गई, तो यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, और उसका बाइफर्केशन किया जाएगा, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी वाली कितनी कंप्लीट हुई है और यूनिट इनपुट वाली कितनी कंप्लीट हुई है। फीफो में अपन ये मानेंगे कि पहले वाली पहले कंप्लीट हुई। फिर नॉर्मल लॉस की यूनिट्स इस कॉलम में तो लिखेंगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में नॉर्मल लॉस हमेशा नहीं लिखा जाता है। अब नॉर्मल लॉस की जो यूनिट्स हैं वो लिखेंगे, या तो अब नॉर्मल गेन होगा तो वो लिखेंगे पर माइनस में लिखेंगे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लिखेंगे, सबका टोटल लेंगे, इनपुट आउटपुट का टोटल मैच करना चाहिए। फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाल लेंगे। मैंने बताया ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के अंदर जो परसेंटेज लिया जाएगा वो जितना पहले काम कर चुके हैं उसमें से हटाकर बचा हुआ परसेंटेज अब की बार और कितना काम किया है, 100 माइनस परसेंटेज ऑलरेडी कंप्लीटेड, आपके लिए परसेंटेज लिया जाएगा, मल्टीप्लाई करके आउटपुट की यूनिट से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लिया जाएगा। इसी तरीके से यूनिट इनपुट एंड कंप्लीटेड 100% ली जाएगी हमेशा, नॉर्मल लॉस निल लिया जाएगा। अब नॉर्मल लॉस का परसेंटेज या तो क्वेश्चन में गिवन होगा वरना अपन 100% मान लेंगे। अब नॉर्मल गेन हमेशा 100% नेगेटिव में लिखेंगे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगा। टोटल लगा लेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोडक्शन का, मटेरियल का टोटल, लेबर का टोटल और ओवरहेड का टोटल, तो हमें मालूम चल जाएगा इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल कितनी बनी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ लेबर कितनी बनी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरहेड कितनी बनी है। तो ये हमारा स्टेटमेंट बनके तैयार हो गया। कौन सा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। और सब 3 स्टेटमेंट है, बस अभी तो यही ध्यान रखना है, आपकी बार आज की क्लास में तो यही ध्यान रखना है। अगली क्लास में दोनों स्टेटमेंट बनाऊंगा और न्यूमेरिकल बताऊंगा। जब न्यूमेरिकल आएगा तो एकदम सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, पर अभी ये पहला स्टेटमेंट सबसे लेंदी है तो इसको ध्यान से देख लें, ठीक है। और इसी के साथ
हमारा लेक्चर नंबर 8 प्रोसेस कॉस्टिंग का खत्म करता हूं। मैंने शॉर्ट लेक्चर रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये हम यहीं फिनिश करते हैं। एंड ऑफ लेक्चर 8। थैंक यू।